माय डियर फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग मैथ के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम पर आधारित प्रश्न होंगे। और सारे प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए एक एक प्रश्न को कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, फॉर्मूले के भी साथ समझेंगे, बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी बातों को समझेंगे ताकि दिए गए सारे प्रश्नों को हम लोग अच्छे से किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें ये आएगा और वहां पर आप कर पाएंगे। तो चलिए प्रश्न को लिया गया है। पहला प्रश्न आपका है आज का कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। क्या कह रहा है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। तो दोस्तों आपको यह समझना है कि ये बड़ी संख्या क्या होती है, छोटी संख्या क्या होती है। देखिए अगर हम अंक की बात करें तो देखिए जब हम प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं, देखिए कई तरह की संख्या होती हैं जिसमें से एक संख्या होती है प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर आप उसे कह सकते हैं। कौन सी संख्या? नेचुरल नंबर आप उसे कह सकते हैं। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिनका प्रयोग हम लोग किसी संख्या को यानी किसी वस्तु की गणना करने के लिए करते हैं। किसी भी वस्तु की गिनती करना, जैसे कोई चीज हमें गिनना है तो हम कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से हम लोग गिनती करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सारी संख्याएं दोस्तों कौन सी संख्याएं होती हैं? प्राकृत संख्या या इसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। लेकिन आप यहां देखें कि अगर इन्हीं के साथ जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाए, जीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। कौन सी संख्या कहेंगे? पूर्ण संख्या उसे आप बोलोगे। पूर्ण संख्या अंग्रेजी में इसे होल नंबर कहा जाता है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या कही जाती है। कौन सी संख्या? जिसकी शुरुआत आप किससे करते हो? शून्य से करते हो, जीरो से करते हो। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। इसके आगे संख्याएं आप चाहे जहां तक लिखते जाएं, अनंत तक, जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है, कहां खत्म होगी कुछ भी पता नहीं है। और ऐसी संख्याएं जब अंत तक जहां तक जाएंगी उसको हम गिन नहीं सकते, उसको अनंत बोलते हैं, इनफाइनाइट कहा जाता है। उसको ऐसे चिन्ह से, ऐसे सिंबल से उसे दर्शाया जाता है। तो यह संख्या भी हमारी कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। लेकिन प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में आप अंतर देखें तो प्राकृत संख्या 1 से शुरुआत होती है और पूर्ण संख्या किससे शुरुआत होती है? शून्य से शुरुआत होती है। प्राकृतिक संख्या 1 से और पूर्ण संख्या किससे शुरुआत होगी? होल नंबर किससे स्टार्ट करते हैं? शून्य से करते हैं। कहने का मतलब मेरे यह है कि जब संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होकर के 9 तक लिखी जाए, कहां से? 1 से लिखी जाए, 1 2 3 और इस तरह से आप जब 9 तक संख्या लिखते हैं, 9 तक काउंटिंग करते हैं, तो दोस्तों ये सारी संख्याएं एक डिजिट में होती हैं, एक अंकीय होती हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है? एक एक अंक लिखे हुए। लेकिन जैसे ही आप पहुंचते हैं 10 पर, कहां पहुंचते हैं? 10 पर पहुंचते हैं, 10 पर पहुंचते हैं, तो यह संख्या 2 यानी एक इकाई और दहाई के रूप में लिखी जाती है, यानी इसमें 2 अंक हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, मतलब यह है कि जो 9 होता है यह सबसे बड़ी संख्या होती है एक अंक की। भाई 1 से लेकर के आप 9 तक लिखोगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 9 होगी। और सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी होती है? 1 होती है। सबसे छोटी संख्या हमारी 1 है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है। लेकिन जब आप 2 अंक पर पहुंचते हैं तो 2 अंक में सबसे छोटी संख्या आपकी 10 होती है। इसके बाद जो भी आप लिखेंगे, 11 आपने लिखा,
12 आपने लिखा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ऐसे कहां तक चले जाएंगे, 99 तक आप चले जाएंगे। तो ये सारे अंक 2 अंक के होंगे, लेकिन जो छोटी, सबसे छोटी संख्या 2 अंक की होगी वो कौन सी होगी, 10 हो जाएगी। लेकिन आप देखें कि जो सबसे बड़ी संख्या 2 अंक की होगी वो 99 होगी, 99 होगी। ये 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 हो गई। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, जहां से शुरुआत आप करो, 1 हो गया। सबसे बड़ी संख्या 1 अंक की 9 हो गई। अब देखिए 9 के 99 के बाद जैसे आगे आप बढ़ते हैं तो 99 के बाद क्या आता है, 100 आ जाता है। अब ये जो 100 है दोस्तों, 3 अंक आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक आ गया, ठीक है। वंस, टेंस और 100, यानी 3 अंक मिलाकर के बना। लेकिन अब इसके बाद आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 101, 102, 103 और कहां तक ऐसे लिखते जाओगे, 999 तक आप लिखते जाओगे तो कहां पहुंच जाओगे आप, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। कहने का मतलब मेरा यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या सबसे छोटी होती है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी होती है। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है, और बड़ी संख्या इसी तरह से आपको पता होना चाहिए। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो गई, सबसे बड़ी 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9। 2 अंक पर आते हैं तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 10 हो जाएगी। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 9 यानी कि 9 2 बार रिपीट कर देंगे तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन 9 को 3 बार रिपीट कर देंगे यानी 3 बार लिखेंगे तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर आपसे कहा जाए 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो दोस्तों अगर बड़ा का नाम लेगा तो 9 से शुरू होगा, और कह रहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 4 बार 9 लिखेंगे, 9999 हो जाएगा। अगर 5 अंकीय आपसे कह रहा है तो आपको क्या करना है, 5 अंकीय और वो भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर बोल रहा है तो 9 को कितनी बार लिखना, 5 बार लिखना। 1 2 3 4 5, 5 बार आप 9 लिख दीजिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर हम छोटे संख्या की बात करते हैं कि सबसे छोटी संख्या 1 होती है, अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहा जाए तो 10। अब देखिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कहा गया तो 1 के बाद 2 शून्य बढ़ गया, यानी कि अब अगर छोटी संख्या की बात करेंगे तो अगर 3 अंक कहेगा तो 1 लिखने के बाद 2 शून्य बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे अगर आपसे कहा जाए 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिखने के बाद आपको कितना शून्य बढ़ाना होगा, 3 शून्य बढ़ाना होगा, तो ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अगर आपसे कहा जाए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिख करके 5 अंक कह रहा है तो 1 अंक कम हो जाएगा, यानी 4 बार क्या करेंगे, शून्य को आप लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो अगर 1 यानी छोटी संख्या कहेगा तो 1 से शुरू होगा, और अगर 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की कहेगा तो उतनी बार जो है आपको शून्य लिखना, लेकिन शून्य की संख्या 1 बार कम हो जाता है, जैसे कि यहां पर आपको बता दिया गया। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि छोटी संख्या कौन सी होती है और बड़ी संख्या कौन सी होती है। अब बात करते हैं प्रश्न की। अब प्रश्न में देखिए छोटी संख्या से भी और बड़ी संख्या से भी कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कहेगा बताइए 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 4 विकल्प होगा, उसमें से आपको पता होगा तो तुरंत आप क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आपको पता है तो तुरंत आप कर लें। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद सवाल क्या बनाता है, कभी कहेगा कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर बताइए, कभी कहेगा छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योगफल बताइए। इस तरह से आपसे सवाल करेगा, जैसे कि इस सवाल में पूछा गया। देखिए प्रश्न क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करो। तो देखिए मैं आपको जो है ऑप्शनल वाला नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का क्या निकालना दोस्तों, अंतर निकालना। अंतर जब भी कहेगा तो आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या करना है, माइनस कर देना है, घटा देना है। तो सबसे बड़ी संख्या और कितने की, 4 अंकों की पहले लिखेंगे। तो 4 अंकों की अगर बड़ी संख्या कह रहा है तो 4 बार 9 को लिखना है,
4 बार क्या लिखना है, 9 को लिखना है। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। लेकिन आपको क्या कह रहा है और आगे कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। अब छोटी संख्या को भी लिखकर उसका अंतर निकालना, अंतर का मतलब उसे घटाना है। तो 4 अंकों की बड़ी छोटी संख्या लिखने के लिए पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे और उसके बाद 3 बार शून्य बढ़ाएंगे। अगर छोटी संख्या कहेगा, जैसे 5 अंक की छोटी संख्या है तो शून्य 4 होंगे, अगर 6 अंक की छोटी संख्या है तो शून्य 5 होंगे, यानी एक बार कम शून्य को लिखा जाएगा। 4 अंक की छोटी संख्या लिखना है तो पहले 1 लिखेंगे और 3 बार क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे और दोनों को क्या करना है, अंतर करना। अंतर का मतलब होता है घटाना। तो आपको क्या करना है, 9 में से शून्य घटाएंगे तो शून्य का कॉन्सेप्ट आपने सीखा है कि 9 में से शून्य का मतलब कुछ भी नहीं, यहां पर तो 9 में से कुछ भी नहीं घटाना, कुछ भी नहीं निकालना है। तो क्या करेंगे, 9 में से कुछ नहीं निकालेंगे तो 9 ही बचेगा। जैसे आपके पास एक गिलास पानी हो, उसमें से कोई भी पानी ना कुछ भी पानी ना निकाला जाए, थोड़ा सा भी पानी ना निकाला जाए, तो क्या उसमें से कुछ कम होगा? आप बोलेंगे नहीं सर, उसमें से कुछ कम नहीं होगा। आपके पॉकेट में 1000 रुपया है, मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है उसमें से कुछ भी नहीं खर्चा करना, तो क्या उसमें से कुछ कमी आएगी? आप कहोगे नो सर नहीं। आपके पास 10 केला है, आपसे कहा जाए कोई भी केला आपको खाना नहीं है, तो वो केला आपके पास बचा रहेगा। आपसे पूछा जाए कितना केला कम हुआ, तो जब खाया ही नहीं गया, आपने किसी को दिया नहीं, तो इसका मतलब है कि वो एज इट इज वो बना हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। तो यही सब सारी चीजें आपको समझना है कि 9 में से शून्य घटाएंगे 9 ही रहेगा, 9 में से शून्य घटाएंगे, 9 में से शून्य का मतलब यानी कुछ भी नहीं घटाना, सीधे 9 को आपको नोट डाउन कर देना है, उतार लेना है। फिर 9 में से शून्य का मतलब 9 ही रहेगा, 9 में से 1 अब यहां घटाना है, तो 9 में से 1 घटाएंगे, 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही आपका अंतर होगा। बड़ी संख्या ये थी 4 अंक की और 4 अंक की छोटी संख्या ये थी और इसमें से घटा देंगे, अंतर आ जाएगा। अंतर का मतलब होता है घटाना। लेकिन देखिए यही प्रश्न आपसे पूछ सकता था, यहीं पर देखिए बदल करके जब आपसे कहेगा योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए दोस्तों, योग ज्ञात कीजिए। योग की बात करेगा तब आपको क्या करना, ध्यान से देखिएगा, योग में आपको जोड़ना पड़ेगा। योग में आपको क्या है, दी गई संख्या को जोड़ना है, घटाना नहीं। जब अंतर कहेगा तो अंतर का मतलब होता है घटाना। अंतर का मतलब आपको क्या करना है, घटाना है, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना। लेकिन जब कहेगा योगफल ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ लेना। अब यही प्रश्न बन सकता था, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करिए, योगफल बताइए या योग ज्ञात कीजिए। तब कैसे करेंगे, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या ये है, 4 अंकों की बड़ी संख्या यानी 4 बार 9 लिख देंगे और 4 अंकों की छोटी संख्या 1 लिख करके 3 बार शून्य लिखेंगे और दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ते समय देखिए क्या करना है, 9 में से शून्य जोड़ना है। तो शून्य का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, जहां जब कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं निकालना है, तो वहां हम बोलते हैं शून्य। तो 9 में से शून्य का मतलब 9 में चाहे शून्य जोड़ना हो या घटाना कोई अंतर नहीं आएगा। तो 9 में से शून्य जोड़िए क्या होगा, 9 ही रहेगा। 9 में से शून्य 9 में शून्य जोड़िए क्या होगा, 9 ही रहेगा। 9 में से शून्य जोड़ेंगे क्या होगा, 9 में शून्य जोड़ेंगे 9 ही रहेगा। 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। तो योगफल आपका ये होगा 10,999। ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि दोनों का अंतर बताइए तो 8,999। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारी चीजें पता होंगी तभी आप इसको कर लेंगे कि छोटी संख्या कौन होती है, बड़ी संख्या कौन होती है, 2 अंक की छोटी कैसे होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की, जो भी आपसे कहा जाए आपको ये चीजें अच्छे से आना चाहिए। और गणित शिक्षण में इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने गणित में क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं वो सारी चीजें चर्चा कर चुके हैं। उसी के आगे का ये पार्ट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। गणित शिक्षण किसे कहते हैं, यानी कि गणित में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, जिसको हम लोग पेडागोजी के अंतर्गत समझने वाले हैं कि पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक आज है गणित क्या है, व्हाट इज मैथमेटिक्स। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, जब एक टीचर क्लासरूम के अंदर जाता है और बच्चों को
टीचिंग करता है, किस चीज की? गणित की टीचिंग करता है, गणित शिक्षण करता है, गणित पढ़ाता है, तो उसके माइंड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहले तो गणित क्या है, ये अवधारणा, ये कॉन्सेप्ट, ये प्रत्यय हमारे यानी कि टीचर के मन मस्तिष्क में अच्छे से एक सकारात्मक रूप से होना चाहिए। फिर उसके बाद हम बच्चों को ये चीज सिखाएंगे कि गणित क्या है। एक ऐसी भाषा है जिसका एक ग्रामर होता है। जैसे गणित को अब तक क्या बताया गया? एक अमूर्त अवधारणा बताई गई, लेकिन किसके लिए मूर्त है, किसके लिए अमूर्त है, ये चीजें हमें समझनी होंगी। तो देखिए, बच्चों को भी हमें समझाना है कि जैसे हम अन्य भाषाओं को सीखते हैं और अन्य भाषाओं को जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, यानी कि वो एक सामाजिक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत सारी चीजें हम लोग करते हैं और सीखते हैं। तो ठीक उसी तरह से क्या गणित भी क्या है? गणित का भी अपना एक ग्रामर है, एक व्याकरण है, और उसको कैसे सीखा जाता है ये भी अन्य विषयों की तरह सरल ही होता है, कठिन नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट हमें बच्चों के मन में, ये अवधारणा बच्चों के मन में हमें बैठानी होगी। तो चलिए कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है गणित क्या है, यानी व्हाट इज मैथमेटिक्स। तो आइए, पहला पॉइंट है गणित गणनाओं का विज्ञान है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? गणित गणनाओं का विज्ञान कहा जाता है। वैसे तो गणित का संबंध किसी भी ऐसा सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहां से उसका सह संबंध ना हो। उठते बैठते जागते खाते पीते सोते हर जगह गणित है। कोई भी हम काम करते हैं तो गणित वहां होता ही होता है। तो हमारे दैनिक जीवन में भी गणित है। तो गणित की शुरुआत कहां से होती है? गणना से होती है। तो गणित क्या है? गणित गणनाओं का विज्ञान होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि कोई भी वस्तु जिसकी हम गणना करते हैं वो क्या है? गणित ही है। चाहे हम घर में मान लीजिए मां ने रोटी बनाई तो कितनी रोटी बनाई, हम अपने बच्चों को पैसा दिखाते हैं तो उससे गिनवाते हैं, बाजार जाते हैं तो वहां पर चीजों को लेते देते हैं यानी एक्सचेंज करते हैं तो वहां पर भी गणना होती है। यानी कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जहां पर गणना ना की जाए। तो यानी सुबह से लेकर के शाम तक जो है हम गणना ही करते हैं। तो चूंकि ये गणित क्या है, एक पेडागोजी हमें पढ़ना है, तो इस पर कैसे प्रश्न आएंगे, यहां से प्रश्न बनेंगे तो कैसे प्रश्न बनेंगे, तो ये पूरे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो गणित क्या है? गणित गणनाओं का विज्ञान है। जैसे पूछ लिया कि बताइए इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा एक गणित का गणित नहीं है, यानी कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पूछ लिया कि कौन सा गणित नहीं है, यानी कौन सा गणित से संदर्भित नहीं है, गणित के कॉन्टेक्स्ट में ये बातें सत्य हैं या ये बातें असत्य हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें जो है हम लोगों से पेडागोजी के अंतर्गत सी-टेट के क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो ये अच्छे से समझना है कि गणित क्या है? गणित गणनाओं का विज्ञान होता है। गणित क्या है? गणित संख्या और स्थान का विज्ञान है। गणित क्या है? गणित संख्या और स्थान का विज्ञान कहा जाता है। हर संख्या का इस्तेमाल हर स्थान पर हो रहा है, यह गणित क्या है? गणित संख्या और स्थान का विज्ञान है। गणित क्या है? मापन, मात्रक और दिशा का विज्ञान होता है। यानी कि हर चीज को हम कहीं ना कहीं जो है माप करके, गणित का प्रयोग मापने में, मात्रक के रूप में या दिशा में हम जो है यूज करते हैं, विज्ञान के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो गणित क्या है दोस्तों? एक मापन, मात्रक और दिशा का विज्ञान इसे कहा जाता है। गणित, अगला पॉइंट क्या है? गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको हम ध्यान देंगे कि गणित क्या है? तार्किक विचारों का विज्ञान है। यानी गणित जहां जहां है वहां बिना तर्क के आप कोई भी चीज यानी कि नहीं कह सकते। बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कविता हम पढ़ते हैं तो कविता क्या है? कल्पनाओं पर आधारित होती है। यहां पर भी कल्पना की जाती है और जहां कल्पना की जाती है वहां तर्क विकसित होता है। तो गणित भी उसी तरह से है, तार्किक विचारों का विज्ञान कहा गया है इसे। यानी कि बच्चा क्या करता है? यानी सोचता है, इमेजिन करता है, कल्पना करता है, तो उससे क्या है? उसके मन मस्तिष्क में तर्क करने की धारा प्रवाहित होने लगती है। तो गणित तार्किक विचारों का विज्ञान माना गया है। अगला पॉइंट क्या है? गणित
आगमनात्मक और प्रयोगात्मक विज्ञान है। तो देखिए इसमें एक शब्द है आगमनात्मक। दोस्तों देखिए गणित क्या है? गणित एक ऐसा विषय है जिसकी शुरुआत उदाहरण से शुरू होनी चाहिए, यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ होना चाहिए। यह नहीं कि हमारे क्लास में 1 से लेकर के 5 तक का बच्चा है, अभी उस बच्चे में तर्क और चिंतन की वो अवधारणा विकसित नहीं हो पाई है और डायरेक्ट हम उसे अमूर्त चीजों की तरफ ले जाएंगे तो गणित उसके लिए निश्चित रूप से कठिन विषय लगेगा। लेकिन गणित क्या है? कह रहा कि आगमनात्मक और प्रयोगात्मक विज्ञान है, यानी कि इसे प्रयोग करके बताया जाए। गणित क्या है? एक ऐसा विषय है जिसको प्रयोग करके बताया जाए, उदाहरण से शुरू किया जाए। और उदाहरण कैसा होना चाहिए? बच्चे के परिवेश से जुड़ा होना चाहिए। बच्चे के परिवेश का मतलब है उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए। भाई बच्चा जहां पर रहता है, जहां पर उसका टाइम पास हुआ है, यानी कि वो बच्चा ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्लास 1 में आकर के एडमिशन लेता है, यानी कि 6 साल तक का बच्चा जो है क्या करता है, अपने घर पर ही ज्यादातर टाइम व्यतीत करता है। तो वहां से, उसके परिवेश से, उसकी संस्कृति से, उसके समाज से, जहां वो खेलता है, खेल के मैदान से बहुत सारी चीजें वो सीखता है, जानकारी में उसके होती हैं। तो हम गणित को पढ़ाएं तो वहां से उदाहरण लेकर के बच्चों को, उदाहरण लेकर के, यानी कि वो चीजें जो उसको जानकारी में, उसी को हम मूर्त वस्तु कहते हैं। मूर्त का मतलब जो चीजें कॉन्क्रीट फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, दिखाई देती हैं, जिसका हम उदाहरण बता सकते हैं बच्चों को, वो चीजें हमें बच्चों को क्या करना है? बताना है। और उसी से जोड़ करके हम क्या करेंगे? बच्चे को गणित सिखाएंगे। यही कह रहा है कि गणित आगमनात्मक और प्रयोगात्मक विज्ञान होता है। यानी गणित क्या है? गणित आगमनात्मक, यानी विज्ञान कहां से शुरू होता है? उदाहरण से शुरुआत इसकी होनी चाहिए, प्रयोग करके उसे बताना चाहिए। अगला पॉइंट है गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। तो दोस्तों गणित क्या है? गणित भी एक प्रकार का विज्ञान है, लेकिन विज्ञान का डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट रूप होता है। क्योंकि अगर आप विज्ञान में देखें तो विज्ञान की लगभग जितनी शाखाएं पढ़ेंगे, चाहे भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, उसमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन पर ही आधारित होती हैं, गणनाओं पर ही आधारित होती हैं। तो गणित विज्ञान का क्या होता है? अमूर्त रूप होता है। अगला पॉइंट है गणित प्रयोगात्मक विज्ञान है, जो कि यहां पर हम लोगों ने इसको लिख लिया है। तो गणित प्रयोगात्मक विज्ञान है। गणित को हम ऐसे डायरेक्ट ना सिखाएं, डायरेक्ट फार्मूला बता देते हैं तो बच्चे को याद करना पड़ता है। तो जब कोई चीज फार्मूले पर होगा, याद करने की विधि पर होगा, रटने की पद्धति पर होगा, तो निश्चित रूप से वो बच्चे के लिए कठिन होगा। और सीटेट और सीबीएसई इसको क्या कर रहा है? डिनाई कर रहा है, इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो जहां रटने की बात आ जाए, जहां परीक्षा की बात आ जाए, जहां पर इस तरह की बात आए, तो वहां पर हमें क्या करना? उस ऑप्शन को काट देना है, क्योंकि हमें ऐसी परिस्थिति को चुनना है एग्जाम में जो बच्चे के केंद्रित हो, बच्चे से केंद्रित हो, यानी कि बच्चे के इन्वॉल्वमेंट से जुड़ी हो, बच्चे की अंतःक्रिया से जुड़ी हो, बच्चे का उसमें लगाव और जुड़ाव दिखाई पड़ता हो, वो खुद से करके सीख रहा हो और एक टीचर उसकी मदद करता हुआ दिखाई पड़े। वो सारी चीजें जो होंगी वो हमारे लिए सकारात्मक होंगी। तो गणित क्या है? प्रयोगात्मक विज्ञान है, यानी कि गणित को जैसे विज्ञान प्रयोग करके बताया जाता है, वैसे गणित को भी हम ऑब्जेक्ट लेकर के, प्रयोग करके बच्चों को बताएंगे, सिखाएंगे, ताकि उनके लिए गणित समझ का विषय बन सके। नहीं तो बस वही पुरानी अवधारणा उनके मन में है कि गणित क्या है? एक कठिन विषय है। तो गणित क्या है? पहले तो उनके मन में यह आना चाहिए, हमारे मन में यह आना चाहिए कि गणित ऐसा विषय वस्तु है जिसको आसानी से अन्य भाषाओं की तरह पढ़ाया जा सकता है। एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था लॉक। लॉक के अनुसार उन्होंने गणित की क्या परिभाषा बताई, इसको समझेंगे। तो गणित वह मार्ग है, कह रहा है कि वह मार्ग है, वो जरिया है, वो रास्ता है जिसके द्वारा हम बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करते हैं। यानी कि देखिए यहां पर भी लॉक महोदय ने क्या कहा है कि तर्क करने की आदत को डेवलप करते हैं गणित के माध्यम से। यानी कि अगर हम बच्चे के मन मस्तिष्क में लॉजिक पैदा करना चाहते हैं, तार्किक उसे बनाना चाहते हैं, तो क्या पढ़ना होगा? क्या पढ़ाना होगा? गणित। क्योंकि गणित क्या है? तर्क पर आधारित विज्ञान होता है। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे पेडागोजी में, गणित शिक्षण में क्या क्या हमें सीखना है।
देखिए, अब तक इसके पहले हम लोगों ने सीखा गणित क्या है, गणित की भाषा क्या है, और उसके बाद देखिए अब अगला जो है गणित की भाषा क्या है। गणित क्या है ये हमने जाना। अब गणित की भाषा क्या है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या होती है। जैसे हर भाषा की एक अपनी भाषा होती है, अपना व्याकरण होता है, जिसको बच्चा सरलता और सहजता से सीखता है। उसी तरह से गणित भी क्या, गणित की अपनी क्या होती है, भाषा होती है। अगर हम उस भाषा को समझ जाएं तो हमारे लिए यानी कि बच्चे के लिए गणित सीखना बड़ा ही सरल और आसान होगा। तो आइए बात करते हैं गणित की भाषा क्या है। तो देखिए गणित क्या है, पहला पॉइंट गणित की भाषा। गणित तो स्वतः एक भाषा है, जैसे कि आपसे डिस्कस किया गया, गणित तो स्वतः ही क्या है, एक भाषा है। यानी कि इसको आप कठिन सब्जेक्ट नहीं मान सकते, ये भी अन्य भाषाओं की तरह क्या है, गणित भी एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों और नियमों से चलता है। जैसे आप अंग्रेजी सीखते हैं, हिंदी सीखते हैं, तो उसका व्याकरण होता है, उसके क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं, नियम होते हैं। वैसे ही गणित भाषा के कुछ अपने विशेष चिन्ह और नियम होते हैं। अगर हम उस भाषा को, उसके नियम को, उसके चिन्हों को अगर बच्चे को अच्छे से समझा पाते हैं तो निश्चित रूप से बच्चा समझ पाएगा क्या, गणित की भाषा को। और जब गणित की भाषा को समझ पाएगा तो उससे वो क्या करेगा, कॉन्वर्सेशन करेगा, बातचीत करेगा, वार्तालाप करेगा। भाई अगर हम विदेश जाते हैं, किसी की भाषा को नहीं समझ पा रहे तो वो हमारे लिए कठिन ही होता है। तो कठिनाई कम कब होती है, जब अगले व्यक्ति की भाषा को अच्छे से हम लोग समझ जाते हैं। वो मेरी भाषा समझ जाए और मैं उसकी भाषा समझ जाऊं तो आपस में जो अंतः क्रिया होती है वो आराम से होती है, सहजता और सरलता से होती है। तो हमें यही बच्चे को सिखाना है कि गणित क्या है, कोई ऐसा अनोखा विषय नहीं है। गणित अन्य विषयों की तरह भी क्या है, एक विषय है, एक भाषा है। और भाषा को सीखने के लिए उसके विभिन्न चिन्ह और नियम होते हैं जो क्रमागत तरीके से हमें आपको क्या करना है, बच्चे को सिखाना है। तो गणित स्वतः एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों और नियमों से चलता है। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करें कि गणित के ज्ञानार्जन के लिए हमें किसी और भाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं है। क्या है, देखिए जैसे अगर हम चाहें कि अंग्रेजी को सीखना है तो अंग्रेजी को सीखने के लिए किसी अन्य भाषा को सीखने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारी जो बोलचाल की भाषा है, हमारी मदर टंग है, क्या करती है, उस भाषा को सीखने में हमारी मदद करती है। यानी उसकी मदद से हम चीजों को सीख सकते हैं। ऐसे ही गणित क्या है कि गणित का अगर हम ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, गणित को सीखना चाहते हैं, बच्चा गणित को सीखना चाहता है तो उसके ज्ञान अर्जन के लिए हमें किसी और भाषा को सीखने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट गणित को सीख सकते हैं, ऐसा ये कह रहा है, क्योंकि हम लोगों की सामान्य भाषा ही गणित की भाषा है। यानी हम लोगों की जो भाषा है, सामान्य भाषा, वो भी एक गणितीय भाषा है। जैसे आपको बताया गया कि सुबह से लेकर के शाम तक अगर हम बच्चे से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गणित का इस्तेमाल तो करते ही रहते हैं। तो ये कह रहा है कि गणित क्या है, सामान्य भाषा ही, हम लोगों की सामान्य भाषा ही गणित की भाषा होती है। इसलिए अलग से हमें किसी और भाषा को सीखने की जरूरत नहीं है कि फलाने भाषा को हम सीखें तब उसके बाद गणित सीख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम डायरेक्ट गणित को गणित की भाषा में सीख सकते हैं। उसके पहले व्याकरण, उसके चिन्हों, उसके नियमों से पहले हम भली भांति परिचित हो जाएं। तो अगला है, गणित के ज्ञानार्जन के लिए कोई जन्मजात या आनुवांशिक लक्षण नहीं पाए जाते। अक्सर ये होता है, कुछ लोग कहते हैं भाई गणित तुम्हारे लिए नहीं है। कोई बच्चा है कमजोर लग रहा है तो कहते हैं गणित तुम नहीं ले सकते हो। खास तौर से ये धारणा बनी हुई है इस पुरुष प्रधान समाज में, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल अलग से कह दिया जाता है कि नहीं नहीं, लड़कियों के लिए गणित तो बनी ही नहीं। क्या भैया, चंद्रमा और मंगल ग्रह या किसी अन्य ग्रह से आने वाले जो प्राणी होंगे वो गणित को सीख पाएंगे क्या? नहीं, गणित ऐसी भाषा है जो सबके लिए है। अगर गणित देखें तो लड़कियां भी सीख सकती हैं और लड़के भी सीख सकते हैं, लेकिन ये अवधारणा जो है मन में पहले से बैठा दी जाती है कि नहीं, गणित जो है लड़कियां सीख नहीं सकती क्योंकि उनके लिए मुश्किल विषय। ऐसा नहीं, आज देखिए लड़कियां हर जगह जो है बराबरी कर रही हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है हमारी सोच जो है वो गड़बड़ है, हमारे अंदर जो अवधारणा है वो गलत फीड हो गई है। तो चाहे जैसे भी उस अवधारणा को हमें निकालना है, क्योंकि गणित
जो है वो एक भाषा है, और भाषा को कोई भी सीख सकता है, लड़का हो लड़की हो कोई भी होगा, चाहे इस प्रदेश का हो चाहे दूसरे प्रदेश का हो, वो अपनी भाषा में सीखेगा, वो अपनी भाषा में सीखेगा। लेकिन गणित सब सीख सकते हैं, अपनी भाषा में सीख सकते हैं, क्योंकि रोजाना डेली की जो भाषा होती है वो गणितीय भाषा ही होती है। तो आनुवांशिक लक्षण नहीं पाए जाते हैं कि भाई फलाने का लड़का है या गणितज्ञ का लड़का है तो वही गणितज्ञ हो पाएगा, है ना। अगर ऐसा होता तो केवल आज गणितज्ञों के घर में ही गणितज्ञ पैदा होते, है ना। कविता लिखने वाले के घर में केवल कविता लिखने वाले ही पैदा होते, ऐसा नहीं है। किसान का बेटा भी जो है डॉक्टर, इंजीनियर या और कुछ बन पा रहा है, ऐसा नहीं है। तो हर वर्ग के मतलब कि हर क्षेत्र में जाने के लिए कोई आनुवांशिक लक्षण की जरूरत नहीं होती है। तो गणित हर सामान्य बालक सीख सकता है, हमें उसमें कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है कि ये सीख पाएगा ये नहीं सीख पाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें उस बच्चे के अंदर गणित की भाषा को डेवलप करना होगा, गणित की समझ को पैदा करना होगा, ताकि वो गणित की भाषा को समझ पाए। क्योंकि जैसे कि बताया गया, गणित को समझना मतलब भाषा को समझना, गणितीय भाषा का उसको समझना है। नहीं तो हम कहीं भी चले जाते हैं, हमारी जहां की भाषा नहीं होती वहां पर हमें भी दिक्कत होती है। दिक्कत होती है कि नहीं दिक्कत होती, आप ही लोग बताइए कि दिक्कत तो होगी। लेकिन जब हम क्या करते हैं, कुछ समय उस भाषा को समझ लेते हैं, वहां की बोली को समझ लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम भी सहज हो जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। उसी तरह से गणित की भाषा को अगर बच्चा अच्छे से समझ ले तो कहीं कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अगले और अंतिम पॉइंट पर आते हैं। गणित भाषा के 5 प्रमुख अंग होते हैं, और ये कौन कौन से हैं? पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और चिन्ह। यानी कि अगर हमें गणित की भाषा को समझना है तो गणित की भाषा के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? पहला होता है पद, यानी टर्म होता है। टर्म इसको अंग्रेजी में कहते हैं पद कहते हैं। पद क्या होता है? यानी कि किसी कॉन्सेप्ट को अगर हम सीखना चाहते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले का जो स्टेप होता है उसको हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो देखिए, पद के बाद आता है प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब होता है कोई कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर हम कोई कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाना चाहते हैं, उसके अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो पहले उसे पद का ज्ञान दे, यानी कि जो कॉन्सेप्ट बना है वो कैसे बनेगा उसका हमें उसे ज्ञान देना होगा। भाई ये नहीं कि डायरेक्ट हम किसी किताबी उस पर चले जाएंगे, किताबी भाषा पर मत जाइए। भाई अगर किसी बच्चे को स्कूल में आ रहा है, अगर सिखाना, क्या करना, हमें उसके पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए तब नए ज्ञान के साथ जोड़ करके आगे बढ़ना है। वही है यहां पर कि यानी प्रत्यय अगर आपको सिखाना है, या तीसरे नंबर पर सूत्र होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सूत्र लिखा है, फटाफट भैया ये सूत्र लिखो और ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है आपको हल करना। अगर सूत्र उसने लिख लिया और सूत्र लिख लिया और स्टेप बाय स्टेप हमने बता दिया ऐसे करना, मान लो बीच में कहीं एक आध स्टेप गड़बड़ हो गया, तब क्या करेगा? तो इसलिए वो विधि गड़बड़ होती है। सूत्र को डायरेक्ट नहीं करवाना है, हमें पहले पद, उसके बाद फिर प्रत्यय पर आना है, नहीं कॉन्सेप्ट पर आना है, उसके बाद सूत्र बताएंगे, फिर क्या क्या सूत्र के सिद्धांत है वो बताएंगे, और फिर कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे हर भाषा के अपने चिन्ह होते हैं जिसकी मदद से भाषा को आसानी से हम सॉल्व करते हैं, समझ पाते हैं। उसी तरह से गणित सिद्धांत के बाद क्या आता है? चिन्ह आता है। तो इस तरह से भाषा के 5 प्रमुख, गणित भाषा के 5 प्रमुख अंग हो गए। पहला क्या हो गया? टर्म हो गया, टर्म हो गया जिसको हम पद कहते हैं। दूसरा प्रत्यय होगा, तीसरा क्या होगा? आपका सूत्र होगा, फिर सिद्धांत होगा, और अंत में जो है हमें क्या करना है? चिन्हों की जानकारी देना है।